हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको एम्बुलेंस ड्राइवर्स के साथ घटी कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर ऑडियो क्वीन के साथ घटी है। ये घटना उन्हीं के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको ऑडियो क्वीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम ऑडियो क्वीन है। मैं मिशिगन में एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। कभी भी इमरजेंसी होती थी तो मुझे हॉस्पिटल से या फिर लोकल एरिया से कॉल आता था। हेडक्वार्टर से भी कॉल आते थे। जहाँ पर भी एम्बुलेंस की ज़रूरत होती थी मैं वहीं पर ही पहुँच जाया करता था। रोज़ की तरह मैं अपना काम किया करता था। अकेले ही मैं इन सब चीज़ों के लिए माहिर था। आमतौर पे और भी एम्बुलेंस ड्राइवर अपने साथ एक हेल्पर भी रखा करते थे, लेकिन मैं अपने साथ कोई भी हेल्पर नहीं रखता था। ऐसी एक बार मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि मुझे एक डेड बॉडी को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक लेकर जाना है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो किसी क्रिमिनल की डेड बॉडी है। मुझे उसका नाम तो ढंग से याद नहीं है क्योंकि ये घटना 1980 के करीब की है, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि उस डेड बॉडी का चेहरा बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था। शायद उसके साथियों ने उसे बहुत ही बेरहमी से मारा था या फिर उसने आत्महत्या की थी। मुझे ढंग से पूरी डिटेल याद तो नहीं है, लेकिन जो घटना उस वक्त उस डेड बॉडी के साथ घटी वो मैंने देखी थी। दरअसल उस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था। उसके बाद उस बॉडी को दूसरी जगह पर ले जाना था। पोस्टमार्टम हाउस से जंगल के बीचों बीच एक एरिया पड़ता था। वहां तक पोस्टमार्टम हाउस की एम्बुलेंस ही मुझे बॉडी डिलीवर करने आई थी। उसके बाद वहां से बॉडी मुझे अपने हॉस्पिटल तक ले जानी थी। मेरा यही काम था। मैं उस डेड बॉडी को लेकर जा रहा था। हालांकि उस वक्त मेरे एम्बुलेंस में थोड़ी सी खराबी भी थी। मैं उसको अगले दिन रिपेयर ही कराने वाला था। आज मुझे एम्बुलेंस को बिल्कुल भी लाना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जल्दबाजी में आज उस एम्बुलेंस को लेकर चला आया था। मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं इस वक्त दूसरा एम्बुलेंस लेकर चला जाऊं, लेकिन उस वक्त मैं जल्दी जल्दी में सेम वही एम्बुलेंस लेके आ गया जिसमें कोई दिक्कत थी। मैंने प्रॉपरली बॉडी रिसीव की, डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया और उसके बाद उस बॉडी को लेकर दोबारा अपने हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। जहां पर मैंने उस बॉडी को रिसीव किया था वहां से मेन हॉस्पिटल की दूरी करीबन 4 घंटे की थी और मैं उस डेड बॉडी को लेकर जा रहा था। जब मुझे वो बॉडी हैंडओवर की गई थी तब ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये पता था कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मुझे अंधेरा हो ही जाएगा, और वही हुआ। ढंग से गाड़ी को लेके एम्बुलेंस को मैं बहुत ही धीमी रफ्तार में लेकर जा रहा था, क्योंकि उसमें खराबी अगर आ जाती तो बीच रास्ते में एम्बुलेंस बंद हो जाती, और इस समय मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अकेला था। पहली बार मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद इस वक्त मेरे पास कोई पार्टनर होता तो मुझे हेल्प मिल जाती, लेकिन फिर भी हर बार की तरह उस बार भी मैं अकेले ही उस डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते में मेरे एम्बुलेंस के इंजन में कुछ तो प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे उसे चलाने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, और मैं ये अनुमान लगा चुका था कि कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद शायद ये इंजन खराब हो जाए। इसीलिए मैं उसी हिसाब से बहुत धीमे धीमे एम्बुलेंस को चला रहा था। वो डेड बॉडी एम्बुलेंस के पीछे ही थी। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हल्की फुल्की हवा भी चल रही थी और बारिश भी लगभग होने ही वाली थी। मुझे उस वेदर को देख के साफ साफ पता चल गया था कि अगर मैं सही टाइम पे वहां पर नहीं पहुंचा तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। थोड़ी दूर तक गाड़ी चलाने के बाद मुझे एक शेल्टर दिखाई दिया। एक पुराना टूटा हुआ शेल्टर, जिसके नीचे ढेर सारी उगी हुई पुरानी घास थी। शायद वो वहीं के ही एक छोटा सा बस स्टॉप था, जो कि शायद अब वहां पर एक्सेसिबल नहीं है। वो रोड काफ़ी ठीक ठाक थी, लेकिन वो बस स्टॉप काफ़ी ज़्यादा पुराना था। मैंने कुछ देर के लिए एम्बुलेंस को ले जाके उसी लोहे के शेल्टर के नीचे खड़ा कर दिया, ताकि कुछ देर के लिए इंजन थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जैसे ही मैंने एम्बुलेंस को वहां पर खड़ा किया, एम्बुलेंस के आगे के हिस्से में से धुआं निकलने लगा, जिससे मुझे ये पता चल गया था कि कार्बोरेटर पूरा गर्म हो चुका है।
मैं कुछ देर तक वही एम्बुलेंस के पास ही बैठा रहा। वो डेड बॉडी अंदर थी। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। एम्बुलेंस के अंदर डेड बॉडी होना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कई बार रात में एक से ज़्यादा डेड बॉडीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है। उस वक्त मैं वहीं पर ही था। धीरे धीरे बारिश भी तेज होती गई और अब मुझे वहां से चलना था। काफ़ी ज़्यादा देर भी हो गया था। मैं तुरंत अपनी एम्बुलेंस में बैठा और उसे दोबारा स्टार्ट करने लगा, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। काफ़ी देर तक मैंने कोशिश की, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। जहां पर मैं था उससे कुछ देर पहले मैंने एक छोटे से गैराज को भी देखा था, जो शायद कार रिपेयर का ही गैराज था। वो मुझसे ज़्यादा दूरी पर नहीं था, शायद आधे घंटे की दूरी पर ही था। मैंने सोचा कि मैं अपने एम्बुलेंस को वहीं पर पार करके और चुपचाप वहां पर गैराज से जाके किसी मैकेनिक को लेकर आ जाऊं, ताकि वो इसे ठीक कर दे। मैंने समय न बर्बाद करते हुए एम्बुलेंस को लॉक किया और दोबारा उसी गैराज की तरफ चला गया। गैराज की तरफ पहुंचते वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। वो बंद हो चुका था, वहां पर कोई था भी नहीं। लेकिन जब मैं वहां से निकला था तो वहां पर कुछ लोग थे। मैंने काफ़ी उन लोग का इंतज़ार किया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आया। एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मैंने उससे मदद मांगी और उससे कहा कि मेरी एम्बुलेंस खराब हो गई है। उसने बताया कि जो वहाँ का मेन मैकेनिक था वो अभी एक कार की डिलीवरी करने गया है। वो कुछ देर में यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन्हें इन्फॉर्म कर देगा और वो आके मेरी एम्बुलेंस को ठीक कर देंगे। मैंने उनसे कहा ठीक है। मैंने कुछ एडवांस पेमेंट भी कर दिया था और ये बोला कि कुछ देर में आप उन्हें वहाँ पर भेज दीजिएगा। मैं दोबारा वहाँ से पैदल अपनी एम्बुलेंस की तरफ जा रहा था, जहाँ पर मैंने उसे पार्क किया था। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मैंने अपने साथ छाता ले रखा था। उसी में हवा भी चल रही थी। छाते को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। वैसे मेरे आधे कपड़े तो भीग ही चुके थे। मैंने छाते को बंद किया और दोबारा एम्बुलेंस की तरफ जाने के लिए अपनी रफ्तार को बढ़ाया। शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अंधेरा हो चुका था। ढंग से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। जल्दबाजी की वजह से मैं टॉर्च लाना भी भूल गया था। मैं धीरे धीरे अपने एम्बुलेंस के पास पहुंचा। वो वहीं पर ही खड़ी थी, अंधेरे में, लोहे के शेल्टर के नीचे। मैं फिर धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहा था। जब मैंने एम्बुलेंस को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। वही दरवाज़ा जहाँ पर डेड बॉडी थी। मैं थोड़ा सा चौंक गया और डर भी गया था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद एम्बुलेंस से कुछ चोरी ना हो गया हो, क्योंकि मेरे कुछ इंपॉर्टेंट कागज़ थे उसमें और बाकी डेड बॉडी को भी ढंग से पहुंचाना था। जब मैं वहाँ पर भागते हुए पहुंचा तो एम्बुलेंस के पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो डेड बॉडी वहाँ पर नहीं थी। जिस प्लास्टिक बैग में वो डेड बॉडी पैक थी वो भी खुला हुआ था और उसको फाड़ के खोला गया था। साफ साफ देख के ऐसा लग रहा था कि उसे उस डेड बॉडी ने ही खोला है। ये देख के मैं एकदम डर गया था और हैरान भी हो गया था। हालांकि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी हुआ है। मुझे लगा कि शायद ये किसी इंसान का काम है। कोई मेरे साथ या तो बहुत ही घटिया मजाक कर रहा है या यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। मैं फिर दोबारा उस डेड बॉडी को ढूंढने लगा। चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। धीरे धीरे बारिश हल्की फुल्की कम हो रही थी और मैं बस उस डेड बॉडी को ढूंढ रहा था, परेशान था। एम्बुलेंस भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने तभी ध्यान दिया कि कोई चीज धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रही है। मतलब जहां पर मेरी एम्बुलेंस खड़ी थी उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा जंगल का एरिया था। वहां पर मेरी नजर गई, कोई चीज चलते हुए जा रही थी। मैंने ढंग से देखने की कोशिश की तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने तुरंत अपने ड्राइवर सीट के नीचे से टॉर्च को निकाला और उसी जंगल के हिस्से की तरफ देखने लगा जहां से मुझे आवाज आ रही थी। डर भी गया था। इसे सेफ्टी के लिए एक लोहे की रॉड भी उठा ली थी, जो कि वहीं पर बस स्टॉप के साइड में पड़ी हुई थी। मैंने फिर टॉर्च से देखा, वो एक आदमी था। उसकी पीठ मुझे दिखाई दी थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। उसकी पीठ पर ढेर सारे घाव हो रखे थे। सर पर बाल नहीं थे, काफी ज्यादा जख्म। मैं उसे देखता रहा, उसे आवाज भी दी और जब वो आदमी घूमा तो मैं देख के डर गया। वो वही डेड बॉडी थी जो कि मेरे एम्बुलेंस में थी। उसका शरीर आधा कटा हुआ था, जैसे पोस्टमार्टम किया हुआ होता है। आंखें बड़ी बड़ी और वो मुझे ही देख रही थी। उसे देखते ही मैं इतना डर गया कि वहां से भाग गया। मैं रुका ही नहीं। वो डेड बॉडी धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी।
भागते वक्त मेरे शरीर के हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। सब कुछ एकदम जम चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत ना बची हो। लेकिन मैंने हिम्मत की और भागने लगा। भागते हुए मैं उसी गैराज की तरफ जा रहा था जिधर से मैं आया था। मैंने देखा दूर एक गाड़ी आते हुए। वो कार आके मेरे सामने ही रुकी। वो एक पुरानी ट्रक थी, मिनी ट्रक। जब उसमें से वो आदमी निकला तो वो वही मैकेनिक था जिसको मैंने बुलाया था। उसने मुझे देखा। मैंने उसे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। उसने मुझसे सारी चीज़ें पूछी। मैंने उसे बताया कि मेरी एम्बुलेंस वहाँ पर ख़राब हो गई है और जो कुछ भी था सब कुछ बताया। फिर मैं और वो साथ में वहाँ पर गए। जब देखा तो मैं हैरान हो गया। वो डेड बॉडी वहीं एम्बुलेंस के पास ही पड़ी हुई थी, नीचे दरवाजे के पास। उसको वहाँ पर कौन रख के गया मुझे नहीं पता, या फिर वो वहाँ पर कैसे पहुंची मुझे कुछ भी नहीं पता। उस मैकेनिक ने मुझसे पूछा कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है। मैंने उसे सब कुछ बताया और मैंने उसे ये भी बताया कि ये डेड बॉडी अभी चल रही थी। उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। पहले उसने मेरा मुंह स्मेल किया। उसे लगा कि शायद मैंने किसी तरह का कोई नशा कर रखा है या फिर कोई शराब पी रखी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो डेड बॉडी पूरी गंदी हो चुकी थी। उस आदमी ने किसी तरह मेरी मदद की और उस डेड बॉडी को हमने दोबारा पैक किया। उस डेड बॉडी से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। उसके बाद उस आदमी ने एम्बुलेंस को ठीक करने की कोशिश की। उसका एक पुर्जा बहुत बुरी तरीके से जल गया था और ख़राब भी हो गया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसके पास एक सेम पुर्जा पड़ा हुआ था, लेकिन वो एम्बुलेंस में लगने वाला नहीं था। उसने पता नहीं क्या किया और एम्बुलेंस ठीक हो गई। मैंने उससे कहा कि उसको बस इस तरह ठीक कर दो कि ये किसी तरह गैराज तक पहुंच जाए, और उसने काम चलाओ काम भी कर दिया था। किसी तरह एम्बुलेंस ठीक हो गई और मैं धीरे धीरे उस एम्बुलेंस को लेके उसी हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था जहाँ पर मुझे जाना था। वो आदमी फिर वहाँ से चला गया, लेकिन मैं पूरे टाइम उस डेड बॉडी के बारे में सोचता रहा। मैंने दोबारा उसको अच्छे से बाहर से लॉक किया। मैं डरा हुआ था। मैंने जो भी अपनी आंखों से देखा था उन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस ड्राइवर ने मुझे ये भी बताया था कि जंगल के जिस हिस्से में मैंने उस एम्बुलेंस को खड़ा किया था उसके पीछे बहुत बड़े बड़े ग्रेवयार्ड्स हैं, और वहाँ पर कई काली परछाइयाँ उसने कभी कभार भटकते हुए भी देखा है। अभी तक तो मैं यही अनुमान लगा रहा था कि हो सकता है कोई काली परछाई या कोई आत्मा उसके शरीर के अंदर चली गई हो। आगे क्या था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने चुपचाप बॉडी को वहीं डिलीवर किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे इतना लेट क्यों हो गया। मैंने उन्हें बताया कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। इसके अलावा मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। और बॉडी को डिलीवर करने के बाद मैंने गाड़ी को गैराज में दिया और कुछ दिनों के लिए काम पे नहीं गया, क्योंकि मैंने जो कुछ भी देखा था उस समय बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और ये हादसा मेरे जीवन का सबसे भयानक हादसा है। तो दोस्तों, ये थी एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ घटी एक पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना सेलेटन नाम के एक आदमी के साथ घटी थी, और अब आगे घटना मैं आपको सेलेटन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सेलेटन है। 2003 की घटना है ये। ऑस्ट्रेलिया में था मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। मुझे हमारे हेडक्वार्टर से एक मैसेज आया था कि एक औरत जो कि प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती थी। मुझे उसको उसके घर से उठा के हॉस्पिटल ले जाना था। मेरे साथ उस वक्त मेरा एक पार्टनर भी था। उसका नाम डेविड था। डेविड की उम्र ज़्यादा नहीं थी, मुझसे 5 साल छोटा था। और जब ये घटना घटी थी तब मेरी उम्र महज 29 साल की थी। मैं डेविड के साथ उसी चीज़ पर गया हुआ था। मुझे ये खबर मिली थी कि उस औरत की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, और जहाँ पर मेरी लोकेशन थी हम दोनों के बीच की दूरी करीबन आधे घंटे की थी, और सबसे नज़दीकी एम्बुलेंस मैं ही था जो उस तक पहुँच सकता था। हालांकि और भी एम्बुलेंस ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, लेकिन नियरेस्ट मैं था, इसलिए मुझे जल्दी रिस्पॉन्स करना पड़ा। रिस्पॉन्स मिलते ही हम दोनों लोग तुरंत उस लोकेशन की तरफ निकल गए, और हमारी यही कोशिश थी कि हम जल्द से जल्द उस औरत को लेकर किसी तरह हॉस्पिटल लेकर जाएं। लोकेशन थोड़ी सी ज़्यादा दूर थी, इसलिए मैंने अपनी एम्बुलेंस चलाने की रफ्तार को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना था। जैसा कि मैंने बताया कि आधे घंटे का रास्ता था वो, लेकिन वो आधे घंटे का रास्ता मैंने किसी तरह 20 मिनट में तय किया था। शायद इतनी रफ्तार से मैंने आज से पहले कभी भी कोई एम्बुलेंस नहीं चलाई है, लेकिन इस बार इमरजेंसी बहुत ही ज़्यादा अलग थी। उस औरत के पास जब तक हम लोग पहुँचे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो घर पर अकेली थी, उसके हस्बैंड नहीं थे,
और वो बस बेहोश होने ही वाली थी। किसी तरह हम उसको एम्बुलेंस के अंदर लेकर आए और मेरे पार्टनर डेविड ने उसके पूरे मेडिकेशंस चालू कर दिए थे, जो कि हम लोग इनिशियली प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैं एम्बुलेंस को दोबारा हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहा था। हॉस्पिटल की दूरी भी लगभग उतनी ही थी, लेकिन मैं जितनी तेजी से हो सके हॉस्पिटल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त हल्की फुल्की शाम हो रही थी। रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, लेकिन मैं ट्रैफिक के बीच से ही गाड़ी को निकालते हुए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मुझे थोड़ी सी देर हो गई। मैं हॉस्पिटल पहुंचने ही वाला था। शायद 5 या 6 मिनट ही बाकी थे। उससे पहले उस औरत की दर्द की वजह से मौत हो गई, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं उसे बचा नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सही टाइम पर उसे पहुंचा दूं। डेविड ने भी बहुत कोशिश की कि उसको प्रॉपर मेडिकेशन दे के रेस्ट किया जाए, लेकिन सिजेरियन की ज़रूरत पड़ चुकी थी और वो अब नहीं बचने वाली थी। उसके बच्चे की और उसकी उसी वक्त ही मौत हो गई थी। मैं जब हॉस्पिटल पर पहुंचा तो बस 2 डेड बॉडीज लेकर पहुंचा था, एक औरत और दूसरा उसका बच्चा जो कि उसके पेट में था। ये चीज़ मेरे दिमाग में लगातार घूमती रही। मैं अपने आप को इस चीज़ से निकाल नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी गलती की वजह से उन लोगों की जान गई। मेरे दोस्त डेविड ने मुझे बताने की कोशिश की कि मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं अपने दिमाग से वो चीज़ निकाल ही नहीं पा रहा था। इस वजह से मैं 1-2 दिन काम पे भी नहीं गया। करीबन 1 हफ्ते बाद जब मैं दोबारा अपने काम पे गया तो मैं उसी एम्बुलेंस को दोबारा चला रहा था। डेविड सो रहा था। हम लोग काम से काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। हमारी शिफ्ट बस ख़त्म ही होने वाली थी। डेविड काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। मैं एम्बुलेंस को चलाते हुए हॉस्पिटल तक ले जा रहा था और एम्बुलेंस को वहीं पार्क कर रहा था जहां बाकी सारी एम्बुलेंस पार्क होती हैं। वहां पर पहुंचा, एम्बुलेंस को पार्क किया और डेविड फिर वहां से चला गया। मैं भी अपने घर की तरफ ही जा रहा था। करीबन 15 मिनट बाद मुझे याद आया कि मैं अपने घर की चाबी अपने एम्बुलेंस में ही भूल गया हूँ। मैं दोबारा अपने एम्बुलेंस की तरफ भागते हुए गया। शाम हो चुकी थी। मैंने एम्बुलेंस की चाबी से उसका दरवाज़ा खोला और देखा तो चाबी वही ड्रॉर पे ही पड़ी हुई थी। मैंने चाबी को उठाया और फिर एम्बुलेंस को तुरंत बंद किया और दोबारा अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी मुझे एम्बुलेंस के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी चीज़ के गिरने की थी। काफ़ी ज़ोर से वो आवाज़ आई थी और मैं डर भी गया था। मुझे लगा कि शायद अंदर कोई जानवर घुस गया है। मैं तुरंत पीछे घूमा और एम्बुलेंस के अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक से चेक करने के लिए मुझे एम्बुलेंस के मेन डोर को पीछे से खोलना पड़ता, लेकिन वो बाहर से ही लॉक था। और मुझे साफ साफ याद है जब मैंने एम्बुलेंस को यहाँ पर पार्क किया था तो वो एकदम खाली था। सब कुछ ठीक था। डेविड ने और मैंने हम दोनों ने कंफर्म किया था। उसके बाद मुझे लगा कि यह सब मेरा वहम है और मैं दोबारा वहाँ से जाने लगा। और तभी मुझे एक आवाज़ आई। वो आवाज़ एक छोटे बच्चे के रोने की थी, एक बच्चा जो कि अभी पैदा हुआ हो। वो आवाज़ सुन के मैं डर गया था। उसी एम्बुलेंस से वो आवाज़ थी। मैं धीरे धीरे अपने एम्बुलेंस के पास जाके उधर कान लगा रहा था और अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस बच्चे की रोने की आवाज़ मैंने कान लगाया तो मुझे एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई, खूब ज़ोर से। और वो कोई और नहीं, वही औरत थी जिसको कुछ दिनों पहले मैं लेके हॉस्पिटल जा रहा था और उसकी इसी एम्बुलेंस में मौत हो गई थी। मैं डर गया था, एकदम घबराने लगा था। हाथ पैर कांप रहे थे। पार्किंग यार्ड में पूरा अंधेरा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, और मैं अकेला। मुझे लगा कि ये मेरा कोई वहम है, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो एम्बुलेंस थोड़ी बहुत हिल रही थी, जिससे साफ साफ ये पता चला था कि अंदर कोई है। फिर लगातार उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ और उस बच्चे के रोने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। कि मेरा सच में कोई वहम नहीं था, सच में मेरी एम्बुलेंस हिल रही थी। मैंने हिम्मत करते हुए दोबारा चाबी से पीछे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। हाथ कांप रहे थे। ढंग से चाबी को मैं ताले पे लगा भी नहीं पा रहा था। जब मैंने उस एम्बुलेंस को खोला तो अंदर अंधेरा था, घना काला अंधेरा। उस वक्त रात भी हो रही थी। पार्किंग की सारी लाइट्स भी बंद थी। अंदर से बस मुझे आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ दर्द में चिल्लाते हुए एक औरत की थी और उस रोते हुए बच्चे की। और फिर वो आवाज़ धीरे धीरे बंद हो गई। अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वहाँ पर अंधेरा था। धीरे धीरे मैं एम्बुलेंस के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था और तभी अंदर से मुझे 2 आंखें दिखी, सफ़ेद चमकती हुई आंखें। वो उसी औरत की थी। मुझे उसकी परछाई नजर आई।
उसके हाथ में उसका मरा हुआ बच्चा था और वो मुझे ही देख रही थी। मुझे देख के वो खूब जोर से चिल्लाई और उसके बगल के सितर और जितने भी इक्विपमेंट्स एम्बुलेंस में रखे हुए थे वो एक एक करके मेरी तरफ आके गिरे। ये मेरा कोई वहम नहीं था। मैं वहां से भाग गया और वहां पे बिल्कुल भी नहीं रुका, चिल्ला रहा था। मेरे चिल्लाने की आवाज़ पूरे पार्किंग यार्ड में गूंजी। पार्किंग यार्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसके मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। भागते हुए मैं उन्हीं की तरफ जा रहा था और जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे देखा कि मैं भागते हुए वहाँ पे आ रहा हूँ, वो भी मेरी तरफ आए। मैं डरा हुआ था। उन्होंने मुझे संभाला। मैंने उन्हें बताया कि वहाँ पर कोई है जहाँ पर मेरी एम्बुलेंस पार्क है। वो औरत वहीं पर है, लेकिन वो तो मर चुकी थी। उसका बच्चा उसके पास है। ऐसी अजीब बातें कर रहा था। ये सारी बातें मैं चिल्लाते हुए और हाफते हुए बोल रहा था। उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो मुझे दोबारा मेरे एम्बुलेंस के पास लेकर जा रहे थे। मेरी वहां पर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं गया। जब वहां पर जाकर देखा तो एम्बुलेंस का पूरा दरवाजा वैसे का वैसा ही खुला हुआ था जैसा मैं छोड़ के आया था, लेकिन वो सारे इक्विपमेंट्स वैसे के वैसे वहीं पर ही रखे थे। वहां पर सब कुछ खाली था। और जब मैं भागते हुए वहां पर आया था तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। पूरे यार्ड की लाइट्स अपने आप ऑन हो चुकी थी। जहां पर मेरी एम्बुलेंस पार्क थी उसके ऊपर एक पोल है, उसकी भी लाइट ऑन थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जैसा कि मैं और डेविड छोड़कर गए थे। मुझे मेरी देखी गई चीज़ पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहां पर सच में वो औरत थी। मैं उन सिक्योरिटी गार्ड्स को बार बार यही चीज़ समझा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद ये मेरा कोई वहम है, लेकिन वो मेरा कोई भी वहम नहीं था। सच में ऐसी चीज़ वहां पर हुई थी। मैंने एम्बुलेंस को लॉक की और फिर वो लोग मुझे अपने साथ वहीं मेन गेट पर लेकर गए। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और फिर मैं कुछ देर तक वहीं पर ही बैठा रहा। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने जो कुछ भी देखा वो बस मेरा एक वहम था, और इसी चीज़ को मानते हुए मैं घर गया। लेकिन तब भी मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो औरत मेरा पीछा कर रही है। उसके बच्चे की रोने की वो आवाज़ लगातार मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। मुझे ये लग रहा था कि शायद उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है मेरे आसपास, और उसका यही मानना था कि उसकी मौत मेरी वजह से हुई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं घर गया और चेंज करने लगा। पसीने से पूरा भीग चुका था और कपड़े भी गंदे हो गए थे। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा नहा लेता हूँ। उसके बाद जब मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया और अपने कपड़े उतार के अपने हाथ को देखा तो मैं देख के एकदम डर गया था। मेरे हाथ पे छोटे से बच्चे के पंजे के निशान थे जो कि मुझे साफ साफ नजर आ रहे थे। जहां पर वो निशान था वो पूरा एरिया लाल हो चुका था। मैं ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने तुरंत डेविड को फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और सो गया था। अगले दिन मैंने डेविड को इसके बारे में बताया और जो कुछ भी घटना घटी उसके बारे में भी बताया। डेविड ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैं उसे लगातार वो चीज़ बताता रहा, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। रात से लेकर सुबह तक वो निशान भी मेरे हाथ से गायब हो चुका था। तो मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं था ये बताने के लिए कि सच में उस बच्चे के हाथ के निशान मेरे हाथ पर थे। और फिर उस दिन के बाद से मैंने एम्बुलेंस चलाना छोड़ दिया और फिर मैंने दूसरी नौकरी कर ली, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अक्सर आभास होता था कि उस एम्बुलेंस में अभी भी वो औरत बैठी हुई है और उसके बच्चे के रोने की आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। तो दोस्तों, ये थी एम्बुलेंस ड्राइवर से रिलेटेड 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।